बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी की ऑपरेटिव सर्जरी को रिवाइज करने वाले हैं। इस ऑपरेटिव सर्जरी या टेक्निक में से आपने इंडिकेशन तैयार करनी है। इससे भी पहले उस सर्जरी की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल रेडिकल मास्टोडेक्टमी क्या होती है, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी क्या होती है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी क्या होती है, टिम्पैनोप्लास्टी क्या होती है, टिम्पैनोस्टमी क्या होती है। इन सब का आपको डिफरेंस आना चाहिए, डेफिनेशन पहले आनी चाहिए। नंबर 2, इंडिकेशन आनी चाहिए कि ये टेक्निक, ये सर्जरी किन किन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करनी है, फिर उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के किन किन के अंदर परफॉर्म नहीं करनी। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखा हुआ उसको छोड़ दो, ये नहीं आती एग्जाम में। कभी कभार पोजीशन आ सकती है कि कौन सी पोजीशन में करनी चाहिए, बार्किंग डॉग की कौन सी करनी चाहिए, ओके, रॉस पोजीशन में कौन सी करनी चाहिए, ये देखना है। और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन है, ओके। और मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि कौन सी ऑपरेटिव टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो लास्ट में जो 3 टेक्निक्स है, ब्रोंकोस्कोपी, लैरिंजोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी। अब मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं ओपन कर लूँ यहाँ से, यस, ये डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। अब जिन टेक्निक्स के लास्ट में स्कोपी लगा होता है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एंडोस्कोपिक ट्यूब यूज़ करनी है। और जो एंडोस्कोपिक ट्यूब होती है मेनली 2 टाइप की होती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। दैट मीन कि जो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोप है वो भी रिजिड या फ्लेक्सिबल की आपने बात करनी है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोप है वो भी रिजिड फ्लेक्सिबल 2 टाइप का होगा। इसोफेगोस्कोप रिजिड फ्लेक्सिबल के साथ ट्रांस नेजल भी होता है, ओके। तो इस तरह से आपने ये देख लेना है, स्कोपी है। और जब भी वर्ड स्कोपी आता है तो उसका मतलब इसके इंडिकेशन को 2 में डिवाइड करेंगे, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी से। डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी के अंदर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होती है लैरिंग्स की और हाइपोफैरिंग्स की। और आपको पता है कि लैरिंग्स के कुछ वो सीक्रेट एरियाज होती है, हिडन एरियाज होती है जो आप नज़र नहीं आते आइडियल से। तो इंडिकेशन क्या होती है, इंडिकेशन को 2 में डिवाइड करेंगे, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि किसी डिजीज़ को आपने डायग्नोस करना है। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट है कि जब आइडियल आप यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इन्फेंट के अंदर, यंग चिल्ड्रन के अंदर, वो जो सिम्प्टोमेटोलॉजी है वो लैरिंग्स की और हाइपोफैरिंग्स की है, ओके। हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन सिम्प्टोमेटोलॉजी हाइपोफैरिंग्स और लैरिंग्स की है। या अगर आइडियल किया तो आइडियल सक्सेसफुल नहीं है। और या फिर आप हिडन एरिया को देखने के लिए, वो हिडन एरिया कौन कौन से है मैं आपको दिखाता हूँ। या लास्ट में बायोप्सी लेने के लिए। तो दो क्या क्या होगा इंडिकेशन डायग्नोस्टिक के अंदर। जब आइडियल करना पॉसिबल नहीं है, जब आइडियल करने का फ़ायदा नहीं है या सक्सेसफुल नहीं है, या हिडन एरियाज को देखने के लिए, या ग्रोथ को चेक करके बायोप्सी निकालने के लिए, आइडियल किन किन कंडीशन के अंदर पॉसिबल नहीं होता। हॉर्सनेस, डिस्निया, स्ट्राइडर, डिस्फेजिया, ओके, यानी सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, निकलने में मुश्किल आ रही है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या हॉर्सनेस है, ओके। इन कंडीशन के अंदर आइडियल पॉसिबल नहीं होती इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के अंदर, ओके। और जब आइडियल सक्सेसफुल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर गैग रिफ्लेक्स कुछ ज़्यादा एक्सेसिव है, या एपिग्लोटिस ओवर हैंग कर रहा है, कवर कर रहा है। नंबर 3, हिडन एरियाज को एग्जामिन करने के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, हिडन एरियाज लैरिंग्स के कौन कौन से है। मिमोनिक है, सेफ। एस फॉर सब ग्लोटिक रीजन, ए फॉर एंटीरियर कमीशर, वी फॉर वेंट्रिकल, ई फॉर एपिग्लोटिस, खासतौर पर इंफ्रा हाइओइड एपिग्लोटिस। जबकि हाइपोफायरिंग्स के जो एरियाज है उसका मिमोनिक है बी पी वी, बी फॉर बेस ऑफ टंग, पी फॉर पेरिफॉर्म फोसा का लोअर पार्ट होता है, और वी फॉर वैलिक्यूला। लास्ट में हमारी बायोप्सी आ जाती है, ओके। थेरापेटिक पे आपने ठीक करना है। फॉर एग्जांपल आपने बिनाइन लीजन्स को निकालना है। बिनाइन लीजन्स के अंदर वोकल नोड्यूल, पोलिप, सिस्ट, पैपिलोमा, फाइब्रोमा आ जाती है। फॉरेन बॉडी को निकालना है। ये फॉरेन बॉडी वाले इंडिकेशन इसमें भी है, हर एक में है, इसोफेगोस्कोपी में भी है, ब्रोंकोस्कोपी में भी है। और डायलिटेशन ऑफ लैरिंजियल स्ट्रक्चर्स, याद करना ये वही 3 इंडिकेशन है जो आपने इसोफेगोस्कोपी के अंदर भी पढ़नी है। लाइक वहाँ पे भी रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी है, वहाँ पे भी डायलिटेशन है इसोफेजियल स्ट्रक्चर की, वहाँ पे भी बिनाइन लीजन को रिमूव करना है, लाइक फाइब्रोमा, पैपिलोमा, सिस्ट, सेम। बस वहाँ पे 2 चीज़ें डिफरेंट आएगी, ट्यूब की इंसर्शन और इंजेक्शन ऑफ वेरिसेस, ओके। तो ये तो हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। अब डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है। नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन है, चूंकि ये मुंह वगैरह से पास करना है, तो इसमें अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है, डिजीज़ है,
तो ट्यूब डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिजीज ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है, लाइक सर्वाइकल ट्रॉमा, स्पोंडिलोसिस, ट्यूबरकुलस, ओस्टियोफाइट, काइफोसिस वाला। तो इसमें ट्यूब को डालना बड़ा मुश्किल होता है, रिजिड वाली तो खास हम फ्लेक्सिबल वाली डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो पोजीशन है, अगर आप पोजीशन देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर बार्किंग डॉग पोजीशन है। बार्किंग डॉग पोजीशन 3 कंडीशन के अंदर की जाती है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, एसोफेगोस्कोपी। इसमें जो पेशेंट होता है वो सुपाइन पोजीशन के अंदर होता है। नंबर 1 पेशेंट सुपाइन होगा। नंबर 2 आपने हेड को एलिवेट करना है 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द ऑक्सीपिट और बाय रेजिंग द हेड फ्लैप ऑफ ऑपरेशन, यानी किसी तरह आपने हेड को एलिवेट करना है, नेक को आपने थोरैक्स पर फ्लेक्स करना है और हेड को आपने एक्सटेंड करना है क्लैंटोएक्सियल जॉइंट के ऊपर। दोबारा बता दूं, नंबर 1 पेशेंट के सुपाइन लेटाना है, हेड को एलिवेट करना है। एलिवेट करने के 2 मेथड है, या तो आप पिलो रखते हो सर के नीचे, या फिर हेड फ्लैप को रेस्ट कर लो टेबल के, ऑपरेशन टेबल के। नेक को आपने फ्लेक्स करना है। ओके, और जो हेड है उसको एक्सटेंड करना है एट एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो ये पोजीशन सबके लिए सेम हो जाती है। अच्छा, मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रहा था। लाइक नंबर 1 तो हो गया डिजीज और इंजरी और सर्वाइकल स्पाइन। नंबर 2 रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस केस में भी हम नहीं करते होते। ओके, इसमें आपने फिर ट्रैकियोस्टमी पहले करनी है, या फिर कोरोनरी ओक्लूजन या कार्डिक डीकम्पनसेशन है। कार्डिक डीकम्पनसेशन या एडवांस डिजीज वो आपको यहाँ से मिल जाएगी इसोफेगोस्कोपी के अंदर भी। प्रोसीजर आपने तैयार नहीं करना होता। अब रहेगी है सिर्फ कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है हिल। H4 क्या होगा, H4 हैमरेज होगा। ओके, हैमरेज यानी ब्लीडिंग वाली है। आई का मतलब होता है इंजरी। इंजरी लिप्स की हो सकती है, टंग की हो सकती है, टीथ की हो सकती है। ओके, एंड L4 लैरिंजियल एडिमा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हिल वाला निमोनिक चलेगा। यहाँ पे भी एच होगा वो हैमरेज होगा, लेकिन एक और एच से हाइपोक्सिया भी बनता है और कार्डिक अरेस्ट भी बनता है। आई फॉर इंजरी टू द लिप्स, टीथ, टंग वगैरह। और एल से क्या होगा, लैरिंजियल एडिमा। दोनों के अंदर सेम था। ओके, तो ब्रोंकोस्कोपी है, इसकी इंडिकेशन 2 टाइप की होती है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक है। थेरापेटिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेन रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, जो दोनों में सेम थी। अच्छा, ये सब फिगोस्कोपी है, मैं ब्रोंकोस्कोपी बता रहा हूँ। तो जो ब्रोंकोस्कोपी है इसमें भी फॉरेन बॉडी की रिमूवल है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी के साथ एक और नई इंडिकेशन आ जाएगी, वो होगा रिमूवल ऑफ रिटेन्ड म्यूकस प्लग। कि अगर म्यूकस प्लग या सिक्रेशन रिटेन होगी, या अगर हेड की इंजरी या चेस्ट का ट्रॉमा, थोरैसिक एब्डोमिनल सर्जरी है। ठीक है, बाकी दोनों का निमोनिक हिल है, हिल। H4 हैमरेज, हाइपोक्सिया, कार्डिक अरेस्ट। I फॉर इंजरी टू द लिप्स, टीथ, टंग एंड L फॉर लैरिंजियल एडिमा। वहाँ पे भी तकरीबन सेम है। ओके, डायग्नोस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक में आपने कॉज को ढूंढना, कॉज फॉर वीजिंग, हिमोप्टिसिस और अनएक्सप्लेन्ड कफ मोर देन 4 वीक्स। या एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में आपको नजर आए एटिलेक्टिसिस नजर आए। एटिलेक्टिसिस सेगमेंट का हो सकता है, लोब का हो सकता है, पूरे लंग का हो सकता है। ओपेसिटी है, वंस अगेन सेगमेंट की है, लोब की है। या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा है, या हाइलर या मीडियास्टिनल शैडो है। तीसरा वोकल कॉर्ड पाल्सी। नंबर 4 आपने सिक्रेशन को कलेक्ट करना है फॉर कल्चर सेंसिटिविटी। तो ये ब्रोंकोस्कोपी की इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी लिखी हुई नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, और जो पोजीशन होती है इन तीनों के अंदर, वो बार्किंग डॉग पोजीशन है, जिसमें आपने सुपाइन पे लेटाना है, हेड को एलिवेट करना होता है आपने। ओके, इसके अलावा नेक को फ्लेक्स करना है, हेड को एक्सटेंड करना है, लैंटोएक्सोपिटल जॉइंट। इसोफेगोस्कोपी की इंडिकेशन वही थेरापेटिक वाली। थेरापेटिक में फॉरेन बॉडी को निकालना, डायलिटेशन करना इन केस ऑफ कार्डिक एकलेजिया और इसोफेजियल स्ट्रक्चर है, या बिनाइन ट्यूमर्स को निकालना, या ट्यूब को इंसर्ट करना, सोटर मोजिव बार्बन ट्यूब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर पेलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा। और लास्ट में इंजेक्शन ऑफ एसोफेजियल वायरसेस है। जबकि डायग्नोस्टिक के अंदर डिस्फेजिया की कॉजेज को देखना, इसके अलावा हिमोप्टिसिस हिमेटोमेसिस को, हिमेप्टोसिस हो गया था, हिमेटोमेसिस को, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग को, और लास्ट में सेकेंडरी नेक है विद अननोन प्राइमरी पैन एंडोस्कोपी के साथ करते हैं। डिस्फेजिया के क्या कॉजेज हो सकते हैं, कि कोई इसोफेजाइटिस हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, ये देख लेना आप। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, नंबर 1 ट्रेसमस के अगर उसका लॉक जाए तो उसको परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। या डिजीज ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है तो इसमें आप फ्लेक्सिबल यूज़ करते हैं। या मेंटिबल रिसीडिंग है मेंटिबल। ओके, या फिर एडवांस हार्ट डिजीज या एनोरिज्म ऑफ अयोर्टा होता है। पोजीशन दोनों के अंदर सेम होती है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं
कॉम्प्लिकेशन की तरफ, कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है आईपीसी, इंजरी टू द लिप्स टंग वाला है, वो ही हो जाएगा। और इसके अलावा इंजरी टू द एरिथ्रोइड और फेरेंजियल म्यूकोजा भी है। P4 क्या होता है? P4 परफोरेशन ऑफ एसोफेगस है कि एसोफेगस फट ना जाए। और C4 कंप्रेशन और ट्रैकिया, खासतौर पर बच्चों में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी वो प्रोसीजर है जिसमें टॉन्सिल्स को निकालती होती है, खासतौर पर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के केस में। तो इसकी जो इंडिकेशन है उसको 3 में आपने डिवाइड करना है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन। एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन तो इसके अंदर मजीद 3 आ जाती है। नंबर 1 प्लेटोफ्रेंचोप्लास्टी, जो कि स्लीप एपनिया के लिए करते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेक्टमी है जिसमें टॉन्सिल को पहले निकालते हैं, फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को सीवर्ट करते हैं इन द बेड ऑफ टॉन्सिल। और लास्ट में रिमूवल ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस है। रिलेटिव के अंदर कि अगर वो ड्रग से ठीक नहीं हो रहा तो सर्जरी करेंगे, लाइक डिप्थीरिया का कैरियर है या स्ट्रेप्टोकोकस का कैरियर है या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस विथ बैड टेस्ट या हैलिटोसिस या रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस इन द वैल्वुलर हार्ट डिजीज। इन सब में रिकरेंट इन्फेक्शन ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं। अब है इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में पहला रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट है, तो ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है। अब रिकरेंट इन्फेक्शन को आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि 1 साल के अंदर 7 मरतबा, 2 साल के अंदर 5 दफ़ा, 3 साल के अंदर ओके 3 एपिसोड पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, या 1 साल के अंदर आपको 2 वीक्स मिलने चाहिए ओके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के अंदर टॉन्सिलेक्टमी 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद करते हैं। पहले एब्सेस का ट्रीटमेंट करते हैं ओके। अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में सेकंड अटैक अगर हो जाए पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का तब हम कर लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस अगर फेब्राइल सीजर करवाता है, टॉन्सिलाइटिस या हाइपरट्रॉफी है जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, स्लीप एपनिया हो रहा है, डिफिकल्टी डेग्लोटेशन और स्पीच है, तब भी हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं ओके। या कभी कभार टॉन्सिल्स के अंदर कैंसर हो सकता है, लाइक बच्चों के अंदर लिम्फोमा और बड़ों के अंदर एपिडेमोइड कार्सिनोमा, तो हम एक सीजनल बायोप्सी वगैरह लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका? निमोनिक होता है ABCD। ए फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, कभी भी एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर आपने ये परफॉर्म नहीं करनी होती क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होती है। बी फॉर ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ये तो हर सर्जरी के अंदर की देखे जाते हैं। सी फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इस केस में भी नहीं करते। डी फॉर डिप्थीरिया टॉन्सिलाइटिस है कि अगर डिप्थीरिया है तब भी हम परफॉर्म नहीं करते होते ओके। या डायबिटीज़ है। ई फॉर एंडेमिक पोलियो है, पोलियो के एंडेमिक है। या मेंसेस के पीरियड में नहीं करते। या अगर हीमोग्लोबिन 10 से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इस केस में भी नहीं करते। या बच्चे अगर 3 साल से नीचे गए, इस केस में भी नहीं करते। अब इसकी जो पोजीशन है वो रॉस पोजीशन है। बार्किंग ब्लॉक पोजीशन तो आपने स्कोपी के अंदर रट्टा मारा है। रॉस पोजीशन किसके अंदर होती है? जब भी आखिर में वाई ऑटमी आएगा या ट्रैकियोस्टोमी है, टॉन्सिलेक्टमी है, डिनोइडेक्टमी है या प्रूफ पंक्चर है तो उनके लिए रोज पोजीशन है। रोज पोजीशन में वंस अगेन पेशेंट को आपने सुपाइन लिटाना है, हेड को एलिवेट नहीं बल्कि हेड को एक्सटेंड करना है बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर ओके। और जो रबर का रिंग है उसको आपने हेड के नीचे रखना है ताकि स्टेबलाइज कर सके। हाइपर एक्सटेंशन को आपने अवॉइड करना है, यानी आपने नेक को क्या करना है, आपने एक्सटेंड करना है बाय सैंड बैग अंडर द शोल्डर, और हेड को आपने सपोर्ट करना है इन अ रिंग। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ओके। अब है टेक्निक्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिलोटमी है, तो उसके 2 मेथड होती है, कोल्ड मेथड और हॉट मेथड। अब हॉट मेथड का में 3 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोकॉटरी ओके, लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी ओके। तो आपने इसको देख लेना है, इलेक्ट्रोकॉटरी है, इसके अलावा लेज़र टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिलोटमी कार्बन डाइऑक्साइड से करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। कॉर्ड के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन मेथड डाइसेक्शन और स्नेयर मेथड है। इससे आप रट्टा मार सकते हो हिप क्या रखना है आपने, हिप DCG, हिप DCG। H4 क्या होगा? H4 हार्मोनिक स्काल्पल है, अल्ट्रासाउंड से करते हैं। I4 इंट्रा कैप्सुलर कैप्सूल प्रिजर्विंग टॉन्सिलेक्टमी विद डिब्राइडर है। P4 प्लाज्मा मेडिएटेड एब्लेशन और डाइसेक्शन टेक्निक है, कोएब्लेशन कहते हैं। D4 डाइसेक्शन सिनेयर मेथड। C4 क्रायोसर्जिकल और D4 जिलियोटर मेथड ओके। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। कॉम्प्लिकेशन को हमने कितने में डिवाइड करना है? इसकी कॉम्प्लिकेशन को 2 में डिवाइड करना है, इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट के अंदर 2 हेमरेज आते हैं, प्राइमरी और रिएक्शनरी। प्राइमरी हेमरेज वो जाए एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है, जबकि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिएक्शनरी कहते हैं। और जो डिलेड वाला होता है 7 से लेकर 10 दिन तक लेता होता है ओके, 5 से लेकर 10 दिन तक। तो जो प्राइमरी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्ली करते हैं
P for pressure, L for ligation, E for electrocoagulation। रिएक्शनरी वाला इसको कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 क्लॉट को रिमूव करते हैं, नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है और वेजो कॉन्स्ट्रक्टर है। ओके, कि जो क्लॉट होता है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल के क्लिपिंग एक्शन को प्रिवेंट करता होता है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अगर ये फेल हो जाती है तो लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन करेंगे। आई फोर इंजरी टू, इंजरी किन किन की हो सकती है? टॉन्सिलर पिलर की, यूवुला की, सॉफ्ट पैलेट की, टंग की, सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल की हो सकती है। इंजरी टू टीथ भी हो सकती है। ओके, एस फॉर सर्जिकल एम्फाइसीमा ड्यू टू इंजरी टू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल है। एफ फॉर फेशियल एडीमा होता है, खासतौर पर आईलिड्स का एडीमा होता है। ओके, इसके बाद है हमारा सेकेंडरी हैमरेज है। ओके, सेकेंडरी हैमरेज ये 5 से लेकर 10 दिन में होता है। इसकी 2 मेन वजूहत होती है, नंबर 1 सेप्सिस और नंबर 2 प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन। जिस तरह प्लेसेंटा के अंदर आपने प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो उसको रोकने के लिए ब्लड स्टेंट, स्पुटम वगैरह या कोई हम वो भी देते हैं एंटीबायोटिक। ओके, इसका निमोनिक है दिस। टी फॉर क्या होगा? टी फॉर टॉन्सिलर रेमिनेंट है। एच फॉर हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल्स है, लिंगुअल टॉन्सिल की हाइपरट्रॉफी हो गई। आई फॉर इन्फेक्शन है। ओके, एस फॉर स्कारिंग है और एस फॉर सेकेंडरी हैमरेज भी है। लास्ट में लंग्स कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से एटीलैक्टेसिस और लंग एब्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिनोइडेक्टमी। एडिनोइडेक्टमी का मतलब होता है एडिनॉइड को रिमूव करना। ओके, पहले हम क्या करेंगे? एडिनोइडेक्टमी अकेले भी कर सकते हैं या टॉन्सिलेक्टमी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। पहले एडिनॉइड को निकालते हैं, फिर आगे नेजोफेरिंक्स को पैक करते हैं, फिर टॉन्सिलेक्टमी स्टार्ट करते हैं। एडिकेशन क्या होती है? अगर एडिनॉइड की हाइपरट्रॉफी जिसकी वजह से स्नोरिंग है, माउथ ब्रीदिंग है, स्लीप वेपरिंग है, स्पीच एब्नॉर्मैलिटी है, जिसको राइनोलिलिया क्लोजा बोलते हैं, या फिर रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस है, या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विद फुयन है ड्यू टू एडिनॉइड है, या फिर रिकरेंट एयर डिस्चार्ज है बिनाइन CSOM जो कि एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रहा है, या डेंटल मैलक्लूजन है। ओके, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने रट्टा मारना है। इसका निमोनिक है DCR, D फॉर डेंटल मैलक्लूजन, C फॉर क्रॉनिक OME ओटाइटिस मीडिया विद फुयन। ओके, R फॉर रिकरेंट एयर डिस्चार्ज, रिकरेंट साइनोसाइटिस, और A फॉर एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमने पहले उसमें पीछे पढ़ी है टॉन्सिलेक्टमी के अंदर, कि अगर क्लेफ्ट या सब म्यूकोस पैलेट है, क्लेफ्ट या सब म्यूकोस पैलेट है तब हम नहीं करते होते, या अगर हेमरेजिक डायथेसिस है, ओके, अगर हेमरेजिक प्रॉब्लम है तब भी नहीं करते, और लास्ट में एक्यूट इन्फेक्शन है तब भी नहीं करते। पोजीशन सबकी सेम है, हाइपर एक्सटेंशन को आपने प्रिवेंट करना होता है। कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है रिंग। आर फॉर, अगर आप आओ यहाँ पर तो आर फॉर रिकरेंस है, रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आई फॉर इंजरी, इंजरी टू द यूस्टेशन ट्यूब ओपनिंग और इंजरी टू द फेरेंजियल मस्कुलेशन और वर्टिब्रा। एन फॉर नेजोफेरेंजियल स्टेनोसिस। ओके, और जी फॉर ग्रिसल सिंड्रोम। ग्रिसल सिंड्रोम में पेशेंट को पेन होता है नेक में और काफ़ी ज़्यादा सीवियर टॉर्टिकोलिस होती है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ पैरास्पाइनल मसल और एटलेंटो ऑक्सियल ज्वाइंट डिसलोकेशन, या ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। स्पाज्म की वजह से हो सकता है, या एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट डिसलोकेशन की वजह से हो सकता है, या ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। कभी कभार वेलोफ्रेंजियल इनसफिशिएंसी भी हो सकती है, और हैमरेज को तो आपने कभी भी नहीं भूलना। ओके ओके, अब बारी है हमारी SMR और सेप्टोप्लास्टी वाले टॉपिक की। ओके, SMR और सेप्टोप्लास्टी दोनों DNS के लिए की जाती है। इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो नंबर 1 डिफरेंस है कि जो SMR है वो एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिसमें आप सेप्टम को रिमूव करोगे, तमाम डिफॉर्म कार्टिलेजिनस बोनी पार्ट को रिमूव करोगे, सिर्फ कॉर्डल और डोर्सल पार्ट को छोड़ दोगे। जबकि सेप्टोप्लास्टी वाला लिमिटेड सिलेक्टिव डाइसेक्शन है जिसमें मिनिमम कार्टिलेज या बोन एक्सचिजन करोगे। ओके, SMR 17 से नीचे नहीं कर सकते, सेप्टोप्लास्टिक कर सकते हो बच्चों के अंदर। ओके, SMR के अंदर म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल म्यूको पेरियोस्टल फ्लैप है, वो दोनों साइड से रेस्ट करते हैं, इसमें से एक ही साइड पर रेस्ट करते हैं। ओके, इसमें बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट के एक्सचिजन करते हैं, इसमें स्कोरिंग, क्रॉस हैचिंग, वेज एक्सचिजन, रीअलाइनिंग और सपूरेक्टमी भी करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होती है। रीऑपरेशन इसमें डिफिकल्ट है, रीऑपरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। ओके, अब इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन सॉरी कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहले आपको टाइप्स ऑफ सेप्टल एनसीएन आने चाहिए। पहला है क्लियन एनसीएन। क्लियन एनसीएन सेफलेट टू द कॉर्डल एंड ऑफ सेप्टम होता है। ट्रांसफिसियन एनसीएन से होता हुआ थ्रू एनसीएन है। हेमी हाफ हॉरिजेंटल ऑन द स्पर। ओके, अब इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है SMR और सेप्टोप्लास्टी की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसका निमोनिक है ST BF रेड RF।
S4 क्या होगा, सेप्टल हीमाटोमा, एब्सेस, परफोरेशन है। ओके, इसके अलावा टी से क्या बनेगा, टी से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्टेफिलोकोकस की वजह से होता है। B4, बी से ब्लीडिंग बनेगा। ओके, एफ से क्या बन सकता है, एफ से फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम है। R4, रिट्रैक्शन ऑफ कॉलोमिलर या रिट्रैक्शन ऑफ कॉलोमिला। ओके, डी से डिप्रेशन और ई वगैरह से परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन है, तो ये आप देख लेना। ओके, बस वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट होगी, एक दो, सैडल नोज डिफॉर्मिटी, CSF राइनोरिया, ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, हम इंडिकेशन को पढ़ लेते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है, अच्छा इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है, 17 से पहले कभी भी नहीं करते, या इन्फेक्शन के अंदर, या ब्लीडिंग डायथिसिस के अंदर, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के अंदर नहीं करते होते। ओके, इंडिकेशन क्या है, अगर DNS की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आ रहे हैं, या रीक या हेडेक है। नंबर 2, DNS की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, साइनोसाइटिस और ओटाइटिस मीडिया। ओके, या सेप्टल सपर की वजह से रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो रही है, या सेप्टोराइनोप्लास्टी के साथ मिला के कर सकते हैं, या हाइपोफिजेक्टमी के अंदर परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांससेप्टल ट्रांसएफिनाइडल अप्रोच या विडियनोरेक्टमी है। यहाँ पे भी सेम है, लाइक DNS की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सेप्टोराइनोप्लास्टी, एपिस्टैक्सिस है, साइनोसाइटिस है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये डिफरेंट है कि अगर आपने मिडल मीएटस की तरफ या फ्रंटल रिसेस की तरफ जाना है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में, तब हम ये करते हैं, या आपने एंडोस्कोपिक DCR परफॉर्म करनी है, या फिर आपने स्लीव एपनिया की वजह से सेप्टल डिविएशन हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप सेप्टोप्लास्टी करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद कार्डवर कार्डवर लक्स ऑपरेशन वाला, कार्डवर लक्स को एंटीरियर एंट्रोस्टमी कहते हैं। इसमें डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैक्सिलरी एंट्रोम के अंदर ओपनिंग क्रिएट करेंगे थ्रू केनाइन फोसा बाई सब लेबियल अप्रोच और पैथोलॉजी को डील करेंगे, इसको एंटीरियर एंट्रोस्टमी भी कहते हैं। ओके, क्योंकि एंटीरियर वाल से आप एंटर होते हो, मैक्सिलरी साइनस में एंटर होना है, डेट इज वाई कि यहाँ पर मैक्सिलरी साइनसवाइटिस है, या फॉरेन बॉडी है, ट्यूमर है, डेंटल सिस्ट है, ओरोएंटल फिस्टुला है, पॉलिप है, फ्रैक्चर हो गया है, या एथमाइड तक पहुंचना है आपने, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसएंट्रल एथमोडेक्टमी, या टेराइगोपेलेटिन फोसा तक पहुंचना है फॉर लाइगेशन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, या विडियनोरेक्टमी है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मेमोनिक है पेसो, P4 पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग या ब्लीडिंग, A4 एनेस्थीसिया ऑफ चीक ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व, A4 एनेस्थीसिया ऑफ टीथ आ सकता है, I2 इंजरी टू द लेजर लैक्रिमल डक्ट, S4 सबलेबियल फिस्टुला और ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैक्सिला। इसके बाद ये वाली टेक्निक है, इसको छोड़ दो, ये बेकार है। प्रूफ पंक्चर या एंट्रल लैवेज है, ये क्रॉनिक या सब एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में करते हैं ताकि डायग्नोसिस को कंफर्म कर सके, या पस को वाश आउट कर सके, या स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। ओके, फिर मिरिंगोप्लास्टी है। मिरिंगोप्लास्टी का यहाँ पे इतना अच्छा दिया हुआ नहीं है। अच्छा, रेडिकल मास्टोडेक्टमी और मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रेडिकल और मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर आपने डिफरेंस तैयार करना है, तो डिफरेंस क्या होता है, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी भी आ जाएगा। ओके, इनका डिफरेंस वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों के अंदर डिजीज़ को आप इरेडिकेट करते हैं मिडल ईयर से और मास्टोइड से, जिसके अंदर दोनों में आपने डिजीज़ को इरेडिकेट करना है, दोनों के अंदर आपने क्या करना है, एक्सटीरियराइज्ड करना होता है इनटू द एक्सटर्नल ईयर, मास्टोइड को, मिडल ईयर को, एटिक को, बाय रिमूविंग द पोस्टीरियर मीएटल वाल। ओके, लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों का। ओके, अब इसमें क्या होता है, मॉडिफाइड के अंदर रेमिनेंट को, ऑसिकल्स को, म्यूकोजा को, यूस्टेशियल ट्यूब के फंक्शन को प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पर इन सबको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं करते होते। ओके, तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर हेयरिंग मैकेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, और यहाँ पे जो डिजीज होता है जो कि एटिक की तरफ लोकलाइज्ड होता है उसको रिमूव करते हैं, एक्सटीरियराइज्ड करते हैं टू द एक्सटर्नल ईयर बाय रिमूविंग द पोस्टीरियर मीएटल और लैटरल वाल। तो ये कोलिस्टीटोमा के लिए करते हैं, या लोकलाइज क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, बस इन दो कंडीशन के अंदर करते हैं। ओके, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेडिकल मास्टोडेक्टमी की, फेशियल पैरालिसिस, L4 लेब्रंथाइटिस, I4 इंजरी टू द ड्यूरा और सिग्मॉइड साइनस, P4 पेरिकॉन्ट्राइटिस और पिना, S4 क्या होगा, सीवियर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। रेडिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर क्या होता है, आपने डिजीज को एलिमिनेट करना है मिडल ईयर मास्टोइड एटिक से, जिसमें आप एक्सटीरियराइज्ड करोगे, लेकिन आप रेमिनेंट को रिमूव कर देते हैं, यूस्टेशियल ट्यूब को बंद कर देते हैं। ओके,
ओसिकल्स वगैरह म्यूकोपरियोस्टियल लाइनिंग इन सबको रिमूव कर देते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब को ऑब्लिटरेट कर देते हैं, जिसमें आपने परमानेंटली डिजीज़ को निकाल दिया है। उसकी इंडिकेशन थी कोलिस्टीटोटोमा, जो कि लोकलाइज था कहाँ पर, एटिक और एंट्रम पर, लेकिन यहाँ पे कोलिस्टीटोटोमा सेफली रिमूव नहीं किया जा सके, या प्रीवियस अटैम्प्ट हम कर चुके हो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को रिमूव करने की, या पीट्रस एपेक्स का प्रोसीजर हो, या फिर ग्लोमस ट्यूमर को निकालने के लिए, या कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर, यानी मिडल ईयर की कोई पैथोलॉजी है, बिराइन ट्यूमर मिडल, कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर है, या कोलिस्टोमा या पीट्रस एपेक्स है। ओके, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी को सिंपल कंप्लीट या शॉर्ट ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें कंप्लीट एक्सेंट्रेशन करते हैं ऑफ ऑल एक्सेसिबल मास्टोइड हेयर सेल, उनको सिंगल कैविटी में कन्वर्ट कर देते हैं। पोस्टीरियर मीडियल वाल इसमें इंटैक्ट रहती है। ओके, यानी पोस्टीरियर मीडियल वाल इंटैक्ट रहती है, डैट मीन एक केनाल वाल अप है, जबकि हमारा रेडिकल मास्टोडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी, एक केनाल वाल डाउन ऑपरेशन के अंदर आती है। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है? एक्यूट कॉलिसेंट मास्टोडाइटिस या इनकम्प्लीट रिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया विद रिजर्वायर साइन है। रिजर्वायर साइन का मतलब जैसे ही आपने ड्रेन किया तो दोबारा से पस भर गया, या मास्टोडाइटिस है, या इनिशियल स्टेप एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी, डीकम्प्रेशन फेशियल नर्व, या ट्रांसलेब्रेंथाइन या लिट्रोलेब्रेंथाइन प्रोसीजर फॉर अकॉस्टिक न्यूरोमा। इसका मेमोनिक है डीप फॉर डिसलोकेशन ऑफ इंकस, आई फॉर इंजरी टू द फेशियल नर्व, पी फॉर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन है। ओके, अब पहला रह गया मेरिंगोटमी या टिम्पेनोस्टमी है। मेरिंगोटमी का मतलब होता है इंसिजन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ताकि सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव फ्लूइड को ड्रेन कर सके। तो अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ओएमई या एरोटाइटिस मीडिया या टिलेक्टिक एयर, इसमें हम करते हैं। अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में अगर सीवियर पेन हो रहा हो, बल्जिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन हो, या कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गया है, रिकरेंट अक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। ओके, तो ये आप देख लेना। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। निमोनिक है MI, M फॉर मिडल एयर इन्फेक्शन, I फॉर इंजरी। इंजरी जॉइंट्स की हो सकती है, इंजरी टू द जुगुलर बल्ब हो सकती है। ओके, लास्ट में हम ग्रोमेट वगैरह भी लगाते हैं। अब ग्रोमेट वाला सीन क्या है? ग्रोमेट एक वेंटिलेशन ट्यूब होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम प्लेस करते हैं फॉर ड्रेनेशन और वेंटिलेशन है। इसको प्रेशर इक्वलाइजिंग या टिम्पेनोस्टमी ट्यूब भी कहते हैं। टेफ्लॉन से बनी हुई होती है, सिलिकॉन से बनी हुई होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर ब्लॉकेड हो सकती है, एक्सट्रूजन, परफोरेशन, ग्रैनुलोमा और टिम्पैनोसेक्लोरोसिस। तो उसका निमोनिक है PGT है, परफोरेशन, ग्रैनुलोमा और टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है। ख़त्म।